नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला उद्धव सरकार की ओर से किया गया है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश में रोजाना 5000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आने के बाद हालात लगातार गंभीर हो रहे थे, जिसके चलते उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ाने का फैसला किया है। अलग अलग गतिविधियों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। दफ्तरों में 10% कर्मचारियों को ही जाने की इजाजत दी गई है। 10% से ज्यादा कर्मचारी नहीं जा पाएंगे। निजी कार के अंदर भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई में तो घर से बाहर निकलते ही आपको मास्क पहनना होगा, चाहे आप निजी कार में जाएं या किसी और वाहन से जाएं। सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ा गया है लॉकडाउन और मुंबई में यह बड़ा फैसला। दफ्तरों में 10% कर्मचारियों को इजाजत। बीएमसी ने मास्क पहनने का आदेश जारी किया है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। निजी कार में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी मास्क पहनकर ही बैठना होगा। आंकड़े पहले ही बता रहे थे कि महाराष्ट्र में कोरोना की जंग बहुत भीषण है और जिस अंदाज में लड़ी जा रही है वैसे तो जीत पाने की गुंजाइश बेहद कम है। लिहाजा कोई बड़ा फैसला जरूरी था और आज उद्धव सरकार ने वो फैसला ले ही लिया। पाबंदियों का दौर देश भर में 30 जून तक के लिए है, लेकिन उद्धव सरकार ने केंद्र सरकार से पहले ही महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक पाबंदियां जारी रखने का फैसला कर लिया है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए इसका मतलब क्या है, ये समझिए। दफ्तरों को जहां तक मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा जारी रखनी होगी। कर्मचारियों से शिफ्ट में काम लेना होगा। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। पार्टियों और भीड़ जुटाने पर पाबंदी रहेगी। शादी समारोह या अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। वाहनों को लेकर भी साफ साफ दिशा निर्देश हैं। 2 पहिया वाहन में सिर्फ 1 शख्स को अनुमति होगी। 3 पहिया वाहन में चालक के अलावा 2 सवारी, कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग, जबकि बसों में सिर्फ 50% क्षमता के साथ यात्रियों को बिठाने की इजाजत है। मुंबई, पुणे, नासिक समेत नगर निगमों वाले 11 जिलों के लिए अलग से दिशा निर्देश भी हैं। इन जिलों में दफ्तरों में सिर्फ 10% कर्मचारियों की इजाजत है। जरूरी सामानों की दुकानें छोड़कर बाकी दुकानें सुबह 9 से 5 बजे तक खुलेंगी। गैर जरूरी सामानों की ज्यादा दूरी तक ढुलाई की इजाजत नहीं है। मुंबई के आसपास के इलाकों में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और जिसके चलते अलग अलग छोटे इलाकों में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है। इस वक्त हम जोशीबाग इलाके में हैं, कल्याण के, जहां पर कंटेनमेंट जोन किया गया है और लोगों पे आने जाने पर प्रतिबंध यहां पर लगाया गया है और असेंशियल सर्विसेज भी सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक अलाउ की गई है। 39 जोन्स ऐसी है कल्याण डोंबिवली में जहां पर लॉकडाउन जैसी स्थिति लगाई गई है। अब देखिए मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का हाल। गाड़ियों की लंबी कतार और जाम की ये तस्वीरें देखकर यकीन करना मुश्किल है। मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 75,000 के पार पहुंच चुका है। बहरहाल लॉकडाउन का नया आदेश निकलते ही मुंबई पुलिस हरकत में आई और बिना वाजिब वजह के घर से बाहर निकलने वालों को वापस घर का रास्ता दिखाने लगी। 31 मई के बाद के दौर को देश भर में अनलॉक का नाम दिया गया, लेकिन उद्धव सरकार ने नियमों में कुछ फेरबदल के साथ इसे मिशन बिगिन अगेन यानी फिर से नई शुरुआत के मिशन का नाम दिया था। लेकिन कोरोना लिस्ट में टॉप पर बने हुए महाराष्ट्र के हालात तब ज्यादा संगीन दिखने लगे जब पिछले 3 दिनों से यहां रोजाना नए मामले सामने आए। मुंबई से कमलेश सुतार और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र का हाल आपने देख लिया। इधर राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 83,077 हो चुकी है। कल शाम को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 2,889 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 65 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। इसके साथ ही दिल्ली में मौत का कुल आंकड़ा 2,623 हो चुका है। अमित शाह खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली की जिम्मेदारी उनकी है। दिल्ली में कोरोना के केस हर दिन रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कोरोना का मीटर
अब 83,000 केस को पार कर चुका है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2,889 नए केस सामने आए। 65 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से अब तक 2,623 लोग दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली के ये आंकड़े डराने वाले हैं। हर दिन कोरोना का ग्राफ ऊपर जा रहा है। दिल्ली का हर जिला कोरोना की मार झेल रहा है। देश की राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या 400 के पार पहुंच गई है। दिल्ली की बात करें तो 83,000 केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में करीब 2800 केसेस सामने आए, यानी लगातार मुंबई यानी महाराष्ट्र और दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में जितनी तेजी से टेस्टिंग बढ़ रही है, राजधानी में अब सीरोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है। दिल्ली की घनी आबादी वाले इलाकों में लोगों के रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। 10 जुलाई तक हर आयु वर्ग के लोगों के 20,000 सैंपल लेकर यह देखा जाएगा कि दिल्ली के अंदर कोरोना की घुसपैठ कहां तक हो गई है। सर्वे में किसी एक परिवार के किसी एक सदस्य का ब्लड टेस्ट किया जा रहा है। ब्लड सैंपल से यह पता चलता है कि शरीर में एंटीबॉडीज बनी है या नहीं। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर कॉन्टेक्ट में जो लोग आए हैं उनका भी टेस्ट करने की प्रक्रिया चालू की है और उनको भी एक प्रकार से अलग थलग करने की व्यवस्था करी है। तो फैलने का अब बहुत कम हो जाएगा। आप समझिए 16,000 टेस्ट रोज होना एवरेज। दिल्ली में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अब कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। अमित शाह एक्टिव हैं। कल उन्होंने खुलकर दिल्ली में कोरोना से निपटने के तमाम तैयारियों का लेखा जोखा दिया। आज इस पर केजरीवाल सामने आए। कहा कि दिल्ली की जिम्मेदारी मेरी है और इसके लिए पैर भी पड़ना पड़े तो पड़ूंगा। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं सबके पास गया, केंद्र सरकार से मदद मांगी टेस्टिंग बढ़ाने के लिए। केंद्र सरकार के शुक्रगुजार है, उन्होंने हमें रैपिड टेस्टिंग किट्स से मदद की। शुरू में उन्होंने 10-12 हज़ार दी, अब हमने और खरीद ली हैं बहुत सारी, लेकिन उन्होंने शुरुआत हमारे को टेस्टिंग किट्स दी। बेड्स हम लोगों ने आज इतने इंतजाम कर दिए हैं दिल्ली के अंदर बेड्स के, अब बेड्स की कमी नहीं है। दिल्ली में अभी कोरोना की रफ्तार को रोकना है। अमित शाह का दावा है कि दिल्ली की सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। केजरीवाल भी यही कह रहे हैं, यानी अब लड़ाई कोरोना से है और उसको हराने की बड़ी चुनौती सामने है। लेकिन परीक्षा की घड़ी सरकार और दिल्ली वालों दोनों के लिए है। चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली और महाराष्ट्र का हाल तो आपने देख लिया है, लेकिन बात देश की कर लेते हैं। बीते 24 घंटे में देश भर से कुल कितने आंकड़े सामने आए हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। देश में अब तक का कुल आंकड़ा क्या कहता है, कैसे 5.5 लाख के करीब यह आंकड़ा पहुंचने वाला है, उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 20,000 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। 19,459 कुल नए केस बीते 24 घंटे के हैं। ठीक होने वालों की भी बड़ी तादाद है। 12,010 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 380 लोगों की बीते 24 घंटे में कोरोना के कारण जान चली गई है। ये देश भर का पूरा आंकड़ा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। वहीं हिंदुस्तान की अब तक की बात करें, 5,48,318 यानी कि तकरीबन 5.5 लाख के करीब ये पूरा का पूरा आंकड़ा अब तक का कोरोना का कुल ये आंकड़ा है। जबकि ठीक होने वालों की भी बड़ी तादाद है। 3,21,723 लोग ठीक हुए हैं कोरोना से। 16,475 लोगों की जान चली गई है। ये अब तक का कोरोना का पूरा आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही हमने आपको जानकारी दी राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर किस तरह के फैसले वहां की सरकारों की ओर से किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए एक और आज की बड़ी और अहम खबर, लद्दाख के गलवान घाटी में पिछले दिनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। कल कोर कमांडर स्तर पर तीसरे दौर की बैठक होने वाली है। 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस बार बैठक भारत के चुशूल में हो रही है। इसके पहले कोर कमांडर स्तर पर 2 बैठकें 6 जून और 22 जून को हो चुकी हैं। ये हम बड़ी बातें दिखा रहे हैं। LAC पर कल कमांडरों की बैठक होनी है। कमांडर लेवल की 2 बैठक चीन के मोल्डो में हुई थी। 6 जून को पहली और 22 जून को दूसरी बैठक हुई थी और अब कल तीसरी और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और वहीं गलवान नदी में पानी के बहाव के कारण चीनी सैनिकों की तैनाती पर असर पड़ा है। गलवान नदी में पानी बढ़ने की वजह से चीनी सेना का कैंप 3 हिस्से में बढ़ गया है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये पूरा का पूरा सैटेलाइट मैप के जरिए जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं।
ये गलवान नदी है जो इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी गलवान नदी है और चीनी सेना की ओर से यहाँ पर सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज आया कि इस नदी के कारण आपको बता दें जितनी की जितनी सड़कें बनाई गई थी वो सारी सड़कें बह गई हैं। हम आपको दिखा भी रहे हैं चीन की सड़क जो धुल गई है। दरअसल इस सड़क को ब्लॉक भी कर दिया गया था, चीन की सेना की ओर से इस सड़क के जरिए नदी को ब्लॉक किया गया था और उसके बाद जब पानी का तेज बहाव आता है तो फिर यहां पर पूरी की पूरी सड़क बह जाती है। चीन की सड़क बह गई है और आपको यह भी बताते चले कि सड़क के दोनों ओर पानी भर चुका है। टेंट और वाहन उस पर भी, ये हम आपको आंकड़ा वो दिखा रहे हैं टेंट और वाहनों का 25/6/2020 की ये सैटेलाइट इमेज है जो इस वक्त आज तक आपको दिखा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर पहले जो टेंट लगाकर रखे गए थे, यहां पर आसपास बिल्कुल तैनाती थी चीनी सेना की, वो अब 3 हिस्सों में बढ़ गई है। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था जिसके कारण चीन की सेना अब 3 हिस्सों में अलग अलग बटी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पानी के बहाव के कारण जिस सड़क का निर्माण किया गया था चीन की ओर से वो पूरी की पूरी सड़क बह चुकी है। तो यहां पर चीनी सैनिकों के ऊपर मार पड़ी है और वो अलग अलग हिस्सों में इस वक्त डिवाइड हो गए हैं। अगर हम बात करें गलवान नदी की तो लद्दाख सीमा पर चीन के धोखे की कहानी की भी बात कर लेते हैं। जब भारत मां के सपूतों ने चीन को सबक सिखाते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी, आखिर 15 जून को गलवान घाटी में क्या हुआ था, सबके जेहन में यही सवाल है। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने बताई है शहादत की उस रात की पूरी कहानी। 15 जून वो तारीख जो चीन को ऐसा जख्म दे गई जिसके घाव रह रहकर ड्रैगन को याद आएंगे। हिंदुस्तान के 20 बहादुर जाबाजों की शहादत की वो दास्तां जिसने चीन की चाल दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। लद्दाख की सीमा पर बहादुरी और साजिश का वो संघर्ष जिसमें चीन को मुंह की खानी पड़ी, जिसकी शुरुआत एक टेंट और पेट्रोलिंग को लेकर शुरू हुई। और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई, ऐसा ही है ना। तो उसके अंदर वहां पर झड़प हुई और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। चीन के साथ हुई झड़प में भारतीय जाबाजों ने चंद मिनटों में चीन की हालत पतली कर दी। चीन को दूसरी पोस्ट से अपने साथियों को बुलाना पड़ा। इधर भारतीय सैनिकों ने भी अपने साथियों को बुलाया। चीन की तरफ सैनिक पास थे और रास्ता ठीक था। ऐसे में उनके सैनिक पहले पहुंच गए। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच जमकर हाथापाई हुई, क्योंकि इलाके में हथियार का इस्तेमाल वर्जित था। चीन ने अपने और लोग बुलाए, हमारे लोगों ने भी अपने और लोग बुलाए। चीन के लोग, क्योंकि उनकी तरफ रास्ता थोड़ा ठीक था, थोड़ा जल्दी आ गए। उसके बाद जब हमारे लोग आए तो तकरीबन रात के समय अंधेरे में दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच में जो उनके पास था, हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट किया हुआ है, और अंधेरे में जहां 500-600 लोग इकट्ठे गुत्थम गुत्था हो रहे हो, एक आदमी अगर इस्तेमाल कर ले हथियार तो आप सोचिए उसका क्या असर हो। हाथापाई के दौरान दोनों देशों के कई सैनिक पास की झील में गिर गए। इस दौरान झील के ठंडे पानी में कई भीग गए तो कई को गहरी चोट आई। तो उस झगड़े के अंदर कुछ लोग चीन के भी पानी में गिरे, हमारे लोग भी पानी में गिरे। 16,500 फुट की ऊंचाई पर पानी कितना ठंडा होगा इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता। 15 जून को बिहार रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने चीन को बहुत गहरे जख्म दिए। चीन की फजीहत का आलम यह है कि वो अपने मारे गए सैनिकों का नाम तक नहीं ले सकता, लेकिन हिंदुस्तान को अपने सपूतों पर गर्व है जिनकी शहादत ये देश कभी नहीं भूलेगा।
दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 15 जून की रात का पूरा सच आप जान रहे थे इस रिपोर्ट के जरिए। आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर, डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा इजाफे को लेकर आज कांग्रेस ने देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया। सड़क पर उतरे कांग्रेसी नेताओं ने कहीं बैलगाड़ी चलाई तो कहीं स्कूटर और बाइक को ठेला गाड़ी पर घसीटा। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का सीधा आरोप है कि सरकार तेल के दामों में मुनाफाखोरी कर रही है। ढाई महीने के लॉकडाउन में लोगों की जेबें पहले से ही खाली हो चुकी हैं। अब आलम यह है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जमा पूंजी भी लुटने की नौबत आ गई। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कई दिनों से सरकार पर हमलावर थी और आज देश भर में सड़कों पर उतर आई। कहीं स्कूटर बाइक को ठेले पर रखकर चलाया गया तो कहीं कार को बैलगाड़ी से खिंचवाया गया। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने साइकिल की सवारी कर विरोध जताया। जनता की तरफ देखिए, जो छोटा आदमी है बेचारा, मोटरसाइकिल वाला, स्कूटर वाला, जो सुबह निकलता अपने घर से और शाम को 2 रोटी कमाकर अपने घर पर आता है, किस तरह से अपना गुजारा करेगा। और हम मांग कर रहे हैं कि अत्याचार बंद करें। निरंतर 20 दिनों से ये बढ़ोतरी जारी है। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की महंगाई से लोगों की परेशानी को लेकर स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक के नाम से बाकायदा एक अभियान चलाया था और लोगों से इसमें जुड़ने की अपील भी की थी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पेट्रोल डीजल में मुनाफाखोरी पर उतारू है। सरकार की जिम्मेदारी यह है कि मुश्किल समय में देशवासियों का सहारा बने, उनकी मुसीबत का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी न करें। 8 पैसे 12 पैसे जैसे छोटे छोटे इजाफे करते करते जून में ही कुल 23 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। नतीजा ये हुआ कि जून महीने में दिल्ली में डीजल का दाम 11 रुपए बढ़ गया और पेट्रोल 9 रुपए महंगा हो गया। दिल्ली में तो डीजल के दाम पेट्रोल से भी ज्यादा हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टरों में बहुत ज्यादा रोष है और 2-4 दिन के अंदर अंदर हम अपने इलाके के सभी, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, उनको जाकर के अपने अपने गोदामों की और अपनी गाड़ियों की चाबियां वापस कराएंगे, चाबियां उनके पास रखवाएंगे कि हम काम नहीं कर सकते। ये भी सच है कि कोरोना महामारी के चलते मांग घटने की वजह से इस वक्त कच्चे तेल के दाम सबसे निचले स्तर पर हैं। इसके बावजूद डीजल पेट्रोल के दाम 7वें आसमान पर। कच्चे तेल का दाम गिरता ही जा रहा है, ऑल टाइम लो है कच्चे तेल का दाम, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम सबसे ऊंचा है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि इसको एकदम कम कीजिए, गरीबों से, मध्यम वर्ग से आप पैसा लेना बंद कीजिए और रोल बैक एकदम कीजिए। और आखिर ये पैसा भारत सरकार ने इकट्ठा करके क्या राज्य सरकारों को दिया अपने हिस्से के अंदर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे 1,70,000 करोड़ रुपया की महत्वाकांक्षी योजना बनाई, गरीबों को अन्न दिया। लॉकडाउन में केंद्र समेत सभी राज्य सरकारों की कमाई खासा प्रभावित हुई है। दिल्ली समेत कई राज्य सरकारों ने तो खजाने खाली होने का भी ऐलान कर दिया था। अब अनलॉक के दौर में भी सभी सरकारों के पास कमाई का सीधा और तेज जरिया डीजल पेट्रोल ही है। इसीलिए तेल के खेल में सब खामोशी से साथ साथ हैं। सियासत में आग लगी है। अभी कोरोना और चीन को लेकर विपक्ष के हमले थमे भी नहीं थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेहिसाब बढ़ोतरी को लेकर के संग्राम छिड़ गया है। जाहिर है सरकार को विपक्ष के 3 तीखे हमलों का सामना करना पड़ रहा है। पटना से पंकज श्रीवास्तव, जयपुर से देवंकुर, ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित और दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ अशोक सिंघल, आज तक। तेल पर दिल्ली का विरोध तो और साथ ही सियासत आपने देख लिया। अब देश के अलग अलग हिस्सों में तेल में लगी आक्रोश की आग को दिखाते हैं। जम्मू से लेकर रांची की सड़कों पर महंगे तेल के खिलाफ आज मोर्चा दिखा।
अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई हैं आपके सामने है। राजधानी दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, पटना, जयपुर, जम्मू, सूरत, रांची, देहरादून, सोनीपत की ये तस्वीरें हैं। तेल की कीमतों पर शहर शहर आक्रोश, क्योंकि 80 के पार तेल जा पहुंचा है, जिसके मद्देनजर आज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। एक तरफ महंगाई की मार और लॉकडाउन के दौरान वैसे ही लोगों के ऊपर बोझ पड़ा था। अब दोहरे बोझ से जिंदगी को बाहर कैसे निकाले, लोगों के सामने ये बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ते हुए बात अब मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना संकट के बीच शिवराज सरकार तो बन गई, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार ठीक से नहीं हो पाया। ऐसे में अब शिवराज सरकार जल्द मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के कैबिनेट का चेहरा बदलने की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। सीएम शिवराज कैबिनेट के विस्तार को लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लंबी माथापच्ची हुई। गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत की बैठक काफी देर तक चली। इससे पहले तीनों नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से भी मुलाकात की थी। वहीं पीएम मोदी के साथ भी शिवराज ने हालातों को लेकर चर्चा की। माना जा रहा है कि दिल्ली से लिस्ट तैयार करने के बाद अगले 2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसका इशारा शिवराज सिंह ने कुछ दिन पहले ही कर दिया था। शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। विस्तार के सब पहलुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा। शिवराज के सामने बड़ी चुनौती जातिगत समीकरणों के अलावा सिंधिया समर्थकों और बीजेपी नेताओं को साधने की भी रहेगी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में जरा सी भी नाराजगी का असर मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि शिवराज सिंह ने मंत्रिमंडल को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। शिवराज की मिनी कैबिनेट में सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद दिया गया था। अब होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में भी माना जा रहा है कि सिंधिया कोटे से करीब 8 से 9 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। मॉनसून सत्र विधानसभा का जुलाई में है, ऐसे में उससे पहले मंत्रिमंडल का गठन होना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है पूरे मंत्रिमंडल का, और इसीलिए माना जा रहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में ये बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो साकार होगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने के साथ ही शिवराज कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि शिवराज कैबिनेट के नाम तय कर लिए गए हैं। बीजेपी के आला नेताओं की मुहर लगने के बाद 2 दिन में शपथ दिलाई जा सकती है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। इसी सियासी खबर के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।